नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ चुका है और सभी दल तैयारी में जुट चुके हैं और इस बार एक नया दल जनसुराज लगातार मुहिम चला रहा है और बिहार के बदलने की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और दरभंगा में भी अच्छा खासा असर देखा जा रहा है जनसुराज का। और आज हमारे साथ हैं जनसुराज के नेता डॉक्टर उद्भट मिश्रा, जो पेशे से चिकित्सक हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं और दरभंगा में सक्रिय देखे जा रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इनका एक और परिचय है, डॉक्टर उद्भट मिश्रा, जो स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा के सुपुत्र हैं, जिन्होंने कालाजार के समय फंगी जोन से हो सकता है कालाजार का इलाज, इसकी खोज की थी और उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी राष्ट्रपति के द्वारा मिला था। तो एक अच्छे खासे चर्चित परिवार से भी हैं, एशिया फेम के डॉक्टर रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा, और उनके पुत्र भी हैं। ये एक अलग भी टैग इनके साथ है। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है लेकिन बीमारी पुराना है। आप तो बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन खासकर बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में जो बीमारियां हैं तो आप उसका इलाज कर पाने में सक्षम है, जनसुराज उसका इलाज कर पाने में सक्षम है? देखिए, जनसुराज जो पार्टी है उसकी धारणा ही यही है कि हम बिहार को बदलेंगे। बिहार में जो विकृत समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो हमारा राज्य एक मजदूर राज्य बन करके रह गया है, इसको हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बिहार बदलेगा तो निश्चित ही दरभंगा भी बदलेगा, क्योंकि बिहार के बिना दरभंगा अधूरा है और दरभंगा के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जो आप बातें बोल रहे हैं ये सब सुनने में अच्छे लगती हैं, और जो भी दल आते हैं यही बात बोलते हैं और लगातार बोलते आ रहे हैं। हर चुनाव में ये बातें होती हैं, ये आप भी मानते हैं। फिर आप पर लोग कैसे भरोसा करें? देखिए, हमारा दल निश्चित रूप से अभी नया है। आपने जो भरोसा का प्रश्न पूछा है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से, कहिए कि हम करीब करीब 79 ईयर से इलेक्शन देख रहे हैं, बिहार में हो या देश में हो, सारे दल विकास की बात करते हैं। हमारा दल भी नया बना है, वो विकास की ही बात कर रहा है। लेकिन आप हमको एक चीज़ कहिए कि किसके पास इससे अच्छी प्लान है कि हर परिवार को 20,000 रुपये मुहैया किया जाए, हर ब्लॉक में एक स्कूल बनाया जाए, अगर स्कूल ब्लॉक में नहीं बन सके तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला कराया जाए, जिसका खर्चा सरकार या जनसुराज की सरकार जो आएगी सो उठाएगी। हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम पलायन के मुद्दे की बात कर रहे हैं कि यहाँ बिहारी जो बाहर जाकर के कामगार हो जाते हैं और आसक्त रहते हैं, कभी परिवार से नहीं मिल पाते, हम उन्हें जाने से रोकने देना चाहते हैं। और सरप्लस बात है कि अभी हम अपने खर्चे से, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से हो, जो छोटे कामगार हैं, जैसे कि टेम्पो ड्राइवर हो गए, मजदूर हो गए, उन्हें इंश्योरेंस देने की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतना सारा प्लान करके इतनी सारी बातें आज तक किसी दल ने आपको बोली है? तो अगर जनसुराज ये बात बोल रही है तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि हमने स्टडी कर ली है और ऐसा बिहार में संभव है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और हम तब तक अपने प्रयास में लगे रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिले, क्योंकि सही बात है, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें समझिए कि 80% आदमी अच्छे पढ़े लिखे हैं। प्रशांत जी खुद भी बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं, वो इंडिया के नंबर 1 पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं। उनके लिए एक मंत्री बनना या एक राज्यसभा में जाना, एक लोकसभा में जाना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर वो सकल बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, वो 2 सालों से, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे गांव-गांव घूमना हो, चाहे शहर-शहर घूमना हो, हर जगह जाकर के उन्होंने यात्रा की है। गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब वो आदमी चाह रहा है कि बिहार का विकास हो। बिना उसके तो कुछ होगा भी नहीं ना। तो सभी दल जब बनते हैं, नए आते हैं, तो सभी करते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, आपने मुद्दे जो गिनाए, उन मुद्दों पर जनता को यदि भरोसा हो और यदि काम हो तो निश्चित रूप से एक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप भी जानते हैं, खासकर बिहार की बात करें तो वोट जो होता है वो ध्रुवीकरण में होता है, 2 ध्रुव में वोट होता है। लोग 2 भाग में बटे होते हैं, कुछ लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन वोट जो है वो उसका 2 ध्रुव जैसे लगता है फिक्स हो गया है। ऐसे में क्या लगता है कि कुछ सीटें भी निकाल पाएंगी जनसुराज? देखिए, जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात है तो ध्रुवीकरण के पहले जो रिजल्ट आया है उसकी बात हम लोग पहले करें।
अब मैं अब 45 साल से ऊपर का हूँ। मैंने 30 साल में समाजवाद का शासन यहाँ पे देखा हुआ है। कुछ दिन मैंने लालू जी को भी देखा है, फिर नीतीश जी को भी देखा है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है। आज तक कोई भी सरकार जो बिहार में आई है, पूर्वज सरकार की बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने चीनी मिल खोला या कोई और मिल खोला हो, या किशनगंज वाले एरिया में कुछ चाय के बागान की खेती भी करवाई हो उन्होंने, तो अंग्रेज जमाने से ही है। उसकी बात अगर छोड़ दीजिए, तो एक बात तो मैं निश्चित कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे सारे फैक्ट्री बंद हो गए तो वो दोबारा खुलने की कोई ऐसी सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दी गई। हम बहुत दिन से देख रहे हैं, अगर हम दरभंगा की ही बात करें तो एक अशोक पेपर मिल यहाँ पे बंद है। कोई ऐसा सरकार ने अभी तक योजना नहीं बनाया है कि अशोक पेपर मिल खुल सके। मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारी जो अभी की सरकार है, जदयू की सरकार है, 20 साल से वो सरकार है, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं, उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उनकी जो सपोर्टिव पार्टी भाजपा बैठी हुई है, आज तक किस नेता ने अशोक पेपर मिल का मुद्दा कहीं भी उठाया हो और ये प्रण किया हो कि हम अशोक पेपर मिल खुलवा के रहेंगे? अगर दरभंगा शहर की बात करें, मान लेते हैं अगर आपको मौका मिला, मान लेने में क्या रहता है जी, मान लेते हैं कि आपको मौका मिला, आप विधायक बन गए, आपकी सरकार बन गई, आप मंत्री बन गए, भगवान करेगा, मान लेने में क्या आता है, मान के तो सभी चलते हैं, हम भी मान लेते हैं कि आप भगवान करे आप कल को विधायक बने, आपकी सरकार बने, आप मंत्री बने, आपको विकास करने का मौका मिले। दरभंगा शहर की मूलभूत समस्याएं क्या लगती हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये लगती है कि मेरा 13 साल का बेटा है जो कि स्कूल से बस जाता है। ये रोज़मर्रा की समस्या है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे गार्जियन हैं यहाँ पे, वो रोज़ बस से स्कूल जाता है और स्कूल उसका दिल्ली मोड़ में कहीं पे है। जाने में तो ठीक है, उसे आधे घंटे 45 मिनट समय लगते हैं, आने के समय में कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। निश्चित नहीं है समय कि उसे कितने घंटे लगेंगे अपने घर में पहुँचने में। और इस तरह के हज़ारों बच्चे दरभंगा में हैं और उनके गार्जियन हैं जो आज ये समस्या झेल रहे हैं। एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे ही सबसे प्राथमिकता होते हैं। तो जहाँ तक प्राथमिकता की बात आपने पूछी है, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है। जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ नाले बन रहे हैं। हर 6 महीने पे एक सरकारी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दरभंगा में चलते रहता है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ कि मुझे सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन एक बात मैं निश्चित कह सकता हूँ, नालियों को बनते हुए देख करके, नाली जो होते हैं दरभंगा में विशेषता पता नहीं कौन इंजीनियर बनाते हैं और इसमें क्या घोटाला है। नाली जो होते हैं वो रोड से 2 इंची 4 इंची ऊपर होते हैं। नाली में पानी जाए न जाए, लेकिन सड़कों पे पानी लगी रहती है। तो बरसात के एक सीजन में थोड़ी सी बारिश में समझिए कि हम नदी में तैरते रहते हैं यहाँ पे। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या जो मैंने जाम की समस्या कह दी है, नाली और ट्रैफिक की समस्या मैंने कह दी है। सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या ये है कि दरभंगा स्टेशन को शुरू हुए कम से कम हमको लगता है 30 साल 35 साल हो गए हैं। ठीक, आप एक चीज़ हमको बताइए, आप एक अच्छी ट्रेन मुझे गिना दीजिए जो दिल्ली की तरफ जाती हो। हमारे पास अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो उसे दिल्ली पहुंचने में 24 घंटे से ऊपर 26 घंटे 28 घंटे लग जाते हैं। कोई हल्ला करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छे व्यक्ति बैठ करके जा ही नहीं रहे हैं। सरकार भी समझ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं कि मैं 4 ट्रेनें और खोल रहा हूं श्रमिकों के लिए। तो भाई, जब श्रमिकों को ही बैठाना है, जब श्रमिकों को ही बैठाना है, तो भाई आवश्यकता नहीं है विकास की। तो दरभंगा आज स्टेशन की बात मैंने कह दी, और सबसे अंतिम में अभी दरभंगा एयरपोर्ट खुला हुआ है। मैं एम्स पे भी आऊंगा बाद में। दरभंगा, अच्छा, ये सब मुद्दा तो सभी बात करते हैं, पब्लिक भी सुनते सुनते पक गई है। विकास विकास विकास, जाम, जल जमाव, सब कुछ है। अब हम आते हैं एक चीज पे, आपकी पार्टी कुछ नया करने जा रही है, और जैसा कि जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है बिहार में, जातीय समीकरण, आपकी पार्टी का क्या टिकट जो बंटवारा होगा तो सिर्फ क्वालिटी देखेगी या जाति भी? देखिए, मेरी पार्टी एकदम बिल्कुल स्पष्ट पहले ही कर चुकी है कि हम जातिवाद वाली पार्टी नहीं है। हम जातीय समीकरण पे नहीं जाएंगे। जहां से जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार लगेगा हम उसे टिकट देंगे। प्रशांत जी शुरू से ये बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जातीय समीकरण वाली कोई बात हमारी पार्टी में लागू होती है। आपको लगता है कि अगर अभी जो स्थिति है उसमें जातीय समीकरण का ख्याल अगर नहीं रखेंगे, किसी एक ही जाति को ज्यादा मिल गया या किसी को नहीं मिला, तो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, हम बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर हम भी जाति की बात करने लगे तो बाकी राजनीतिक पार्टियों में और हमें फर्क क्या है? अगर हम बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाति की बात करना अभी उचित नहीं है। बिहार को बदलने दीजिए।
ठीक है, क्योंकि हर जाति का आदमी यहाँ से गुजरात, यहाँ से बंबई, यहाँ से नागपुर काम करने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जाति विशेष का कोई आदमी जा रहा है। अगर एक फैक्ट्री लगती है, एक रोजगार आता है, तो सभी जातियों को मौका मिलेगा वो रोजगार को पाने में, वो रोजगार करने में। जाति को बदलने की बात आप कर रहे हैं, जाति समीकरण को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। आपकी बात भी करें तो यहाँ भी जातीय संगठन भी बहुत सारे हैं, और आप भी उन जातीय संगठन जो आपके खासकर ब्राह्मण जाति से अगर आप आते हैं तो जाति संगठन है उसमें भी आप सक्रिय दिखते हैं, तो क्या आप जातिवाद नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो मैं ब्राह्मण संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, ब्राह्मण संगठन से जुड़ने का मेरा तात्पर्य ये था कि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं कभी इस बात से पीछे नहीं हटता कि मैं कहूँगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ या ब्राह्मणों के कल्याण की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात सही है कि जितने गरीब, जितने दरिद्र दलित जाति में हैं, उतने ही ज़्यादा गरीब ज़रूरतमंद ब्राह्मण जाति में भी हैं। तो अगर मैं किसी सामाजिक संगठन से जुड़ करके कुछ ब्राह्मणों की मदद करता हूँ, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन बात तो आप कर रहे हैं सबके विकास की, बात विकास की, ना कि जाति की। तो ये धारणा, जब आपके मन में ये धारणा है कि आप भी जाति के लिए कर रहे हैं, अपनी जाति के लिए कर रहे हैं, तो फिर सभी जाति आपको कैसे स्वीकारेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मैं जाति की बात कर रहा हूँ, जाति के विकास की बात कर रहा हूँ, तो दरभंगा में एक ब्राह्मण पॉपुलेशन भी है। तो क्या ब्राह्मण पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने से, उसका विकास करने से क्या दरभंगा का विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग एक संवैधानिक पद की उम्मीदवारी फाइल करेंगे। कल को भगवान करे कि अगर हम विधायक बनने का मौका मिले, तो मुझे दरभंगा का समस्त विकास करना है। मैं सिर्फ ब्राह्मणों का विकास करूंगा सो संभव नहीं है, मैं सिर्फ सवर्णों का विकास करूंगा सो संभव नहीं है। मुझे हर उस आदमी का विकास करना है जो दरभंगा का पॉपुलेशन में हो, चाहे उसने मेरे फेवर में वोट किया हो, चाहे अगेंस्ट में वोट किया हो। आप बाद में करेंगे, लेकिन छवि भी मायने रखती है। आपकी छवि एक ब्राह्मणवादी नेता के रूप में हो रही है कि आप ब्राह्मण संगठन से जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? अभी ये जो प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझ पे बड़ी गहरी नजर है कि मैं ब्राह्मण संगठनों में जाता हूं, कभी ये प्रश्न जाकर के जो ओबीसी वाले तेलीसुरी संगठन में कर रहे हैं, वो अपनी आत्मीयता बढ़ा रहे हैं, उनसे भी कभी जाकर के पूछिए। भाई, जो मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए संगोष्ठी कर रहे हैं, उनसे भी जाकर के पूछिए, यादवों से भी पूछिए। आखिर एक ब्राह्मण एक सामाजिक संस्थान में जुड़ करके ब्राह्मणों की सारी पार्टियां तो मानती हैं कि जातीय समीकरण है, जाति को करती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम लोग जाति की नहीं, बात केवल विकास की करेंगे, तो फिर आप जाति की बात कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंसान के दो पहलू होते हैं। एक तो अपना पर्सनल पहलू होता है जो कि सामाजिक होता है, दूसरा राजनीतिक होता है। अगर आपको ये बात मेरे माध्यम से लग रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के उत्थान की बात की है, तो कम से कम आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने किसी भी वर्ग के उत्थान की बात की है। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब मैं राजनीति में, एक्टिव राजनीति में आऊंगा, तो राजनीति सिर्फ जाति से नहीं चलती। तब ब्राह्मणों के उत्थान की बात नहीं करेंगे? मैं सबके उत्थान की बात करूंगा। अभी ब्राह्मणों के उत्थान की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं सबके उत्थान की बात करता हूं, करता रहूंगा। जहां तक ब्राह्मणों के उत्थान की बात है, तो मैं किसी भी सामाजिक संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं खास करके जो उसके सदस्य हैं, मैं उनके उत्थान की बात करूंगा। लेकिन जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूं, तो कभी आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं किसी जाति की बुराई कर रहा हूं। या बुराई नहीं, लेकिन किसी दूसरे जाति के उत्थान की बात भी तो करते नहीं दिखे हैं, जैसे ब्राह्मण की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। अगर कल को मैं तेलीसुरी संस्थान में जाकर के जुड़ जाता हूँ, अगर वो अलाउ करते हैं तो, या मुस्लिम मुझे बुला लेते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है उनके उत्थान की बात करने में? मैं जहां जुड़ा हुआ हूं उसकी बात करूंगा ना। अगर मैं आकर के एक्टिव पॉलिटिक्स में आज एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, यहाँ सारा समाज है। चलिए, यानी कि अभी फिलहाल अभी आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि फिलहाल वो ब्राह्मण समुदाय से हैं तो ब्राह्मण उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट मिलेगा तब वो ब्राह्मण उत्थान की बात नहीं, तब सबके उत्थान की बात करेंगे, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और तब आएंगे पार्टी की विचारधारा पर। फिलहाल ब्राह्मण की बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसे मैंने नहीं कहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये अब ऐसा कर रहे हैं, आगे जाके ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके विकास की बात आप करेंगे टिकट मिलने पर? मैं सीधी बात कहता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के इस बात को चाहता हूं कि अब आप मेरी भावना को समझे कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं। क्या मैंने किसी को भगा दिया? क्या मैंने किसी को मना किया? वो तो आपका, अगर बिना आपका पैसा है, बिना पैसे आपका पैसा अगर है तो पैसा में आप सबका लाभ लेते हैं,
लेकिन फायदा केवल ब्राह्मण को। बिना बिना पैसे दिए भी कोई भी वर्ग मेरे पास आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसका अनुभव आपको भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों को है, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। जहां तक आप ये मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक आपने ब्राह्मण क्या किया है, बाकी आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अच्छा, तो मैं ब्राह्मणों बड़ा के लिए, स्पष्ट कह अच्छा देता मैं हूं। एक चीज पूछना मैं चाहता बड़ा हूँ, स्पष्ट- एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बात मैंने माना, आप ब्राह्मणों के उत्थान की बात किए, जी आगे भी करेंगे, जी ठीक है, और टिकट मिलेगा तो दूसरे जाति की भी बात करेंगे, ठीक है। हम इतना जानना चाहते हैं, ब्राह्मण के उत्थान के लिए आपने क्या किया? ब्राह्मणों के उत्थान के लिए अगर आप जुड़े रहे संस्थान से, तो आप क्या बता सकते हैं कुछ काम जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए आपने किए हो? तो ये तो मुझे बड़ा मुश्किल प्रश्न लग रहा है। अब मैं एक एक करके गिनाना शुरू करूं, कुछ दो चार मैं- 10, 2 4 5। मैं अब कंकालनी मंदिर का नाम लूं, वहां के घटना का नाम लूं, या मिर्जापुर का नाम लूं, या कौन सा गांव था, चनौर था, वहां का चनौर का नाम लूं, वहां पे जाकर के हम लोग आंदोलन किए, जो कि ब्रह्म हत्या हुई थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाजें उठाई हैं, और लगातार सभी सामाजिक संस्थानों से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें तो बहुत सारे लोग थे, आप स्पेशली क्या किए? तो अब देखिए, बहुत सारे लोग थे और हम स्पेशली क्या किए। जब कोई संस्थान एक संस्थान के रूप में चलती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मैंने किया कि बाकी लोगों ने किया। मतलब सामूहिक प्रयास एक था। सामूहिक प्रयास था। तो उसमें आप मुझे उस समय स्वीकार- जो लोग भी थे आप, सबका। आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और नकारते रहेंगे, ये संभव नहीं है। ये ब्राह्मणों की एक सबसे बड़ी खासियत है। आप समझिए, मैं इसका एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट भी बता देता हूँ कि ठीक। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़े विरोधी B.R. अम्बेडकर को बनाया था मिनिस्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था मिनिस्टर। तो ये ब्राह्मणों की अवगति है। विरोधियों, मतलब ब्राह्मण को अगर मौका मिलता है तो समर्थक को बनाने में नहीं, वो सबको विरोधी को पहले लेते हैं। वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। और मेरा भी रूट्स जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा। पुराने साथी, आपको- नए साथी, सबको साथ ले। सबको साथ लेकर के चलूंगा। और आप एकदम निश्चिंत रहिए कि ऐसे कभी किसी की भावना नहीं आएगी कि जिसका हम लोग जाति के आधार पर विरोध करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणत्व का मतलब ही यही है, ब्राह्मणवाद का मतलब ही यही है। आप एक चीज समझिए, एक छोटी सी घटना से मैं ये बात फिर कोशिश करूंगा खत्म करने की। अगर विष्णु का अवतार 10 अवतार होता है और लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ नियम है, तो भाई एक बात समझिए कि अगर परशुराम भगवान ब्राह्मण थे, तो राम क्षत्रिय थे और कृष्ण यदुवंशी थे। अगर ऐसा ब्राह्मणों का ही बस चलता, अगर वो बदमाश होते, तो वो ऊपर से लेकर के सारे अवतार नीचे तक वो ब्राह्मणों का ही बनाते। तो ब्राह्मणों की DNA में ये चीज नहीं है, ब्राह्मण सबको साथ लेके चलते हैं। पूरी पॉइंट आते हैं, इसका कितना चांस है कि आपको भी टिकट मिल सकता है? देखिए, अभी जनसुराज में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनसुराज जो है ऐसी पार्टी नहीं है कि वो लॉबिंग देखती है। प्रशांत किशोर जी ऐसे नहीं है कि आप उनके सामने में हाथ पैर जोड़ करके बैठे रहे और वो आपको कंसीडर कर ले कि नहीं, आपको लड़ाया जाएगा। उनका एक अपना सिस्टम है, ठीक है। अभी किसी को नहीं कहा गया है कि आपका टिकट फाइनल है या आपका टिकट फाइनल नहीं है। हम लोग सब कोई अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात, अभी जनसुराज का लाभ कार्ड बिक रहा है, जिसमें कि हर फैमिली को 20,000 देने की गारंटी दी गई है। और हम सरकार में रहे न रहे, एक बात मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि लाभ मिलेगा उस फैमिली का जिसके पास वो कार्ड होगा। ये टिकट नहीं मिला तो भी रहिएगा साथ? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। और अब हम जनसुराजी हैं और जनसुराज में ही रहेंगे। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, पार्टी नहीं बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब तक? अब मैंने कह दिया कि हम जनसुराजी है, जनसुराज में ही रहेंगे, तो ये कब तक का जवाब मेरे पास नहीं है। कब तक का जवाब नहीं है? नहीं, मतलब निश्चित हो गया रहेंगे ही, बिल्कुल। पुराने सारे पार्टियों को भूल के? जनसुराज आज कोई और पार्टी आपको मौका देता है, टिकट देता है तो? नहीं, जनसुराज में है। बिहार के विकास के मुद्दे पर हम लोग अपनी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। इस मुद्दे पे तब तक रहेंगे जब तक बिहार में विकास हो नहीं जाता एक है। बड़ा मुद्दा है, तो प्रशांत किशोर जी लोगों को कह रहे हैं कि सरकार बनते ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे। जी, और दरभंगा में शराबबंदी को लेके कई कांड हो चुके हैं, जी, आप भी देख चुके हैं, जी। आपके वीडियो भी कुछ स्टेटमेंट्स अच्छे निकले थे जिस पर वायरल भी हुए थे। जी। क्या लगता है, शराबबंदी को बंद खत्म करना
ये सही कदम रहेगा? देखिए, शराबबंदी को ख़त्म करना ये सही कदम इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी जो महंगाई की मार है, वो कहीं न कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में दे रहे हैं। अब भले नीतीश जी ने थोड़ा-सा चेंज किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, लेकिन विगत 7 साल, 8 साल से हम लोग वो खर्चा एक बिजली बिल में दे रहे हैं, हम लोग वो खर्चा एक फ्यूल बिल में दे रहे हैं, चाहे पेट्रोल का दाम हो या डीज़ल का दाम हो, हम लोग उसमें चुका रहे हैं। और वास्तविक बात देखिए कि शराबबंदी क्या बिहार में लागू है? नहीं लागू है। शराबबंदी पूर्णतया फेलियर है बिहार में, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे दिन जहरीली शराब पीने से या तो 4 आदमी मर रहे हैं, नहीं तो 5 आदमी मर लेकिन रहे हैं। एक चीज तो है डॉक्टर साहब, जिस तरह शराबबंदी अगर लागू नहीं था तो लोग शराब पी करके सड़क पर खुलेआम घूमते थे, हल्ला हंगामा करते थे, पुलिस का डर नहीं रहता था। थोड़ा सा डर तो है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि पहले लोग शराब पी करके सड़क पे घूमते थे, हल्ला हंगामा करते थे, रात में किसी को नहीं निकलने देते थे। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तब भी पुलिस का डर था। ये आपके प्रशासन का फेलियर है। चाहे शराबबंदी हो या न हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो दारू पी करके रोड पे निकले और हंगामा करे। ये प्रश्न तो आपको प्रशासन से करनी चाहिए। ये आप शराबबंदी के साथ इस चीज को आप नहीं जोड़ सकते हैं। रही बात अगर शराबबंदी खत्म भी होगी तो जन स्वराज की ये भी धारणा है कि हम अपने प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करेंगे। उसकी गारंटी है कि कोई सड़क पर बैठ करके या हंगामा कर करके किसी पब्लिक को परेशान नहीं महिला सुरक्षा को लेकर के शराबबंदी को जोड़ा गया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार होता है, शराब पी करके आते करते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब जहरीली शराब पीने से उनके पति या उनके बच्चे की मौत हो जाती है तो वही महिलाएं चूड़ियां तोड़ते रहती हैं। और ये घटना लगातार बिहार में हो रही है। किस महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसमें महिला सुरक्षा बहुत ऊपर हो गया आपका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, आप यह नारा दे रहे हैं, देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा नारा आपका है कि हम दहेज के लिए इतने पैसे देंगे। भाई, जब बेटी बचा करके बेटी पढ़ा लिए तो तुम दहेज की बात क्यों कर रहे हो? कौन से महिला सुरक्षा बिल की बात आप कर रहे हैं? महिला सुरक्षा का तो ये हाल है कि आज के तारीख में भी 8 बजे के बाद महिलाएं रोड पे बिहार की नहीं निकलती हैं, चाहे वो पटना हो चाहे वो दरभंगा हो। अच्छा, अच्छी बात की आपने। इसको लेकर के आपने महिला सुरक्षा को लेकर के बात की। अभी एक ताजा वाकया दरभंगा में हुआ जो नेशनल इशू बन गया, हम उस पर ही बात करना चाहेंगे। मोदी की मां का अपमान। भाजपा लगातार कार्यक्रम भी चला रही है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर जिस तरह से गाली दी गई, निश्चित रूप से कोई इसको सही नहीं कह सकता, लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आई है और जो अभियान लगातार चल रहा है, उसको लेकर क्या लगता है, चुनाव में वो भी मुद्दा रहेगा? देखिए, माँ का अपमान और माँ की गाली सिर्फ भाजपा ही विरोध नहीं कर रही है, मैं अपने निजी स्तर पर भी विरोध कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रशांत जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। ये गाली माँ की नहीं होनी चाहिए। और साथ में मैं कहूँगा, सब पार्टी से अपील करूँगा कि गाली होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो बहन की हो, माँ की हो, बेटी की हो, या बेटा का हो, या बाप का हो, किसी का हो। गाली की अवधारणा राजनीति में बहुत खराब है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मोदी जी के माँ को गाली दी है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में गाली गलौज बंद हो जाना चाहिए? क्या इस तरह का संभव है, आपको लगता है? जहां तक बात है आग्रह करने की, आप मुझे गाली नहीं दीजिए, इससे आदमी और उत्प्रेरित होता है। पहले अपने आप में सुधार कीजिए, पहले अपने आप को समझिए, पहले अपने आप को रोकिए, पहले अपने में इतना संयम लाइए कि कोई ऐसा काम नहीं करे कि कोई गाली देने पे आपको मजबूर हो जाए। मैं निश्चित कहता हूं कि समाज में बदलाव होगा। चलिए, लास्ट में आप आते हैं, लास्ट मुद्दे पर आते हैं। बहुत समय आपका मिल गया, लास्ट मुद्दे पर आते हैं। अगर आप विधायक बने, सरकार जन स्वराज की बनी, मंत्री बने, सबसे पहला काम दरभंगा के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम दिखा जाए तो। देखिए, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि थोड़ा सा मैं डोमिसाइल अपनाऊंगा, डोमिसाइल नीति अपनाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बोला है, पहले ही बोला है कि जाम का यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है। डोमिसाइल कहने का मतलब ये है कि कम से कम दरभंगा में हजारों ऑटो वाले हैं, हजारों ऑटो वाले हैं। जितनी इनपुट नहीं है, अगर हम स्टडी करके देखें कि जितने ग्राहक नहीं है, उससे ज़्यादा ऑटो वाले घूमते रहते हैं। एक ऑटो के पीछे दूसरा ऑटो, ऑटो के पीछे तीसरा ऑटो, ऐसी ही लाइन लगा करके पूरा सड़क जाम रहता है। ये पहला मुद्दा है कि डोमिसाइल नीति, प्रेफरेंस मिले, एक बार फिर से रिवोक हो, प्रेफरेंस मिले कि जितने ऑटो वाले हैं जो हमारे दरभंगा के हैं या दरभंगा के आसपास के हैं या मधुबनी के हैं या झंझारपुर के हैं, कहने का मतलब कि 50-100 किलोमीटर के परिक्षेत्र के अंदर आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए,
उन्हें लाइसेंस दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप, अब जो भाई 500 किलोमीटर दूर से आया है दरभंगा में ऑटो चलाने के लिए, उसे प्राथमिकता देना उचित नहीं है। इसी तरह से दरभंगा का विकास होगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि दरभंगा में जाम खत्म हो, और दूसरी प्राथमिकता ये पहला हमने पूछा था, यानी कि इससे एक चीज आता है, जैसे बिहारियों के लिए कुछ प्रदेशों में क्या आता है कि बिहारी को बाहर करो, पहले अपने प्रदेश वालों को ही रोजगार दो करो। पूरा प्रदेश स्ट्रांग हो रहा है, हर जगह रोजगार आ रहा है, तो जो कोई प्रदेश वाला या कोई दूसरे जिला वाला जिसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मुझे अनुमति नहीं मिल सकती है, उसके लिए ये व्यवस्था होगी कि वो अपने जिले में, अपने गांव में, अपने प्रखंड में जाकर के भी उसे बेहतर नौकरी की गारंटी हम देते हैं। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। नहीं, आप जैसी बात कर रहे हैं, जैसे प्रदेश से बिहारियों को खदेड़ा जाता है, आप जिला में ये चीज लागू करना चाहते हैं कि जिला जिला में लड़ाई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उसके भी जॉब की गारंटी हम दे रहे हैं। आप जॉब की गारंटी दे रहे हैं, यानी दरभंगा में जॉब नहीं करने दीजिएगा बाहरी दूसरे जिला वालों को? देखिए, प्राथमिकता जो ये है कि हमारा गांव मजबूत हो, हमारा प्रखंड मजबूत हो, हमारा शहर मजबूत हो, उसके लिए स्थानीय लोगों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिहार का सकल विकास तभी हो सकता है जब स्थानीयता की भावना हमारे अंदर आए। आप जो ये इसको जोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की घटनाओं से जोड़ रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, उससे जोड़ा जाना इसको उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ वहां तो प्रदेश की लड़ाई है, लेकिन आप यहाँ जिला जिला की लड़ाई नहीं, बिल्कुल जिला जिला की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अपने स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले कि वो अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से जुड़ सके। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं कि किसी को हम गुजरात में से बुला करके उसको हम कहेंगे कि आओ भाई तुम दरभंगा के हो और हम तुम्हें आरा छपरा में नौकरी देते हैं। वो चीज हम नहीं करने वाले। हमारा मुद्दा ही यही है कि जो श्रमिक या जो कोई कामगार बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी सुविधा की जाए कि वो अपने परिवार के साथ अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रखंड में बस सके। मतलब ये भावना है जी, ये नहीं कि दूसरे जिला वाले को भगाया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको भी अपने जिला में काम दिया, भी अपने जिला में काम दिया जाएगा। मतलब दूसरे जिला वाले अगर दरभंगा में काम करना चाहे तो आप नहीं करने देंगे? भाई, जब किसी जिला वाले को अपने जिले में अच्छे से काम मिल रहा है, वो अपने गांव के साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई वो क्यों करना चाहेगा? हाँ, अगर वो करना ही चाहता है तो उसे कारण नहीं पूछेंगे, उसे निश्चित ही काम देंगे, क्योंकि यहाँ पे बिहारियत की भावना है। चलिए, आप आए। अच्छा, एक चीज बताया, अभी चला था मिथिला राज्य की मांगे, मिथिला क्षेत्र, मिथिला राज्य, इसको लेके आपका या आपके पार्टी का विचार क्या है? क्या मिथिला राज्य होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे बिहार का विकास हो रहा है। बिहार के विकास में मैं स्वतः निश्चित करता हूँ कि यहाँ पे मिथिला का भी विकास हो रहा है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग रही है तो मिथिला में भी फैक्ट्री लग रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मधुबनी में रैयाम मिल जाकर के खुल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे जो दोनार इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसका भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मिथिला को छोड़ करके बिहार की विकास की बात कर सकते हैं। ये तो मोदी जी भी कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं, मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास देश का कहते हैं, हम करके दिखाएंगे, और इसी आधार पे हमारी पार्टी की संरचना हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर यही है। संपूर्ण बिहार, उसमें मिथिला हो, मगध हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, तिरहुत हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबका विकास होगा। दरभंगा की बात करें तो छोटा सा एक बात है कि मिथिलावादी पार्टी भी एक नई पार्टी के रूप में आई है। प्लुरल्स पार्टी के भी पुष्पम प्रिया चौधरी वार्ड में अपना चुनाव कार्यालय खोल रही है। ऐसे में लगता है कि इतने सारे लोग नए आ रहे हैं, तो नए में आपका ही चलेगा, आपकी बात ही लोग सुनेंगे। वो लोग भी नए हैं, खासकर मिथिलावादी पार्टी बात कहें तो कई वर्षों से लगातार मिथिला क्षेत्र में वो लोग भी सक्रिय रहे हैं। तो क्या लगता है जनसुराज के लिए वो भी समस्या होगा? देखिए, आपकी बातों से कम मैं इस बात से तो आश्वस्त हो गया कि नए लोग आ रहे हैं, इसका मतलब विचार का तो परिवर्तन हो रहा है। तो अगर मैं राजनीति में सफल नहीं भी हूं, तो इतने सारे नए लोग आ रहे हैं जो दरभंगा के विकास की बात कर रहे हैं, तो अब दरभंगा का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पहली बात। और दूसरी बात कि नए लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग समझ रहे हैं जो पुराने लोग थे वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तभी नए लोगों को आने की आवश्यकता पड़ रही है। आप सोचिए कि एक मैं आपको ऐतिहासिक फिर एक विवेचना करके देता हूं कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश को किसी नेता की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, वो चले गए, उसके बाद वो कुर्सी खाली हो गई, नई नई पार्टी आ गई। महात्मा गांधी के साथ भी यही हुआ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी यही हुआ। अगर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी स्थिति दयनीय है, इसलिए नए लोग आकर के परिवर्तन की कामना कर रहे हैं। और मैं शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से सबको, जो नई सोच लेकर के आ रहे हैं वो हमारा विरोध करें या हमारे साथ रहें, लेकिन अगर वो अच्छी बात करेंगे तो मैं उनके साथ हूं। और अब देखिएगा कि दरभंगा के विकास को कोई नहीं रोक सकता है।
अच्छी बात करने वाले का आप समर्थन करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित। अगर वो अलग दल से भी हैं तो भी? देखिए, हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए हैं कि दरभंगा का विकास हो, बिहार का विकास हो, मिथिला का विकास हो। नहीं, अगर तो भाई, हम दूसरे विरोधाभास- पार्टी के लोग, अगर हम विरोधाभास अभी से करने लगे सबके बारे में कि भाई वो तो अच्छी बातें करता है लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं है, तो ये बातें मिथ्या है। अच्छी बात करने वाले का आप समर्थन करेंगे चाहे वो आपके पार्टी से ना भी हो। अच्छा प्रयास करने वाले को सदैव एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए अगर हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो। अगर मैं खड़ा होता हूं तो मैं एक बार उन लोगों के पास जरूर जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरा एजेंडा पसंद आता है तो आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। अगर यही काम वो आपके पास आके करते हैं तो? जी बिल्कुल। अगर मुझे लगेगा कि उनका मुद्दा अच्छा है, अगर मैं देखूंगा कि पृष्ठभूमि में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो मुझे जुड़ने में क्या है, मैं उनका समर्थन करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई, मुझे दरभंगा का विकास करना है। खुद का त्याग करके दूसरे का समर्थन कीजिएगा। देखिए, राजनीति में ऐसा होता जब है। राजनीति, देखिए राजनीति की परिभाषा थोड़ी सी बदलिए, क्योंकि आप जनसुराजी से बात कर रहे हैं। जनसुराजी का मतलब ये नहीं है कि मुझे राजनीति करना है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा कोई गेटेबल चीज नहीं है, ऐसा कोई प्राप्त करने वाला चीज नहीं है जिसको प्रशांत किशोर प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने सबको त्याग करके वो फिर रोड पे चलना उन्होंने शुरू किया। तो राजनीति का नए नए लोग जो आ रहे हैं, आपसे उम्मीद आशा रखिए। नए लोग जो आ रहे हैं, अगर अच्छी भावना लेकर के आ रहे हैं और जब वो मेरी भावना के बारे में सुनेंगे तो मैं अपनी भावना इतनी अच्छी क्यों नहीं रखूं कि वो मेरे साथ आकर के जुड़ जाए। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, उनका जो प्लान है मुझसे भी अच्छा है, तो भाई बिल्कुल समर्थन है। क्यों नहीं समर्थन है उनको। सिर्फ राजनीति पे बात नहीं खत्म हो, सिर्फ लड़ने पे बात नहीं खत्म हो भाई, विकास की बात कीजिए। जनसुराज को छोड़ के उसका समर्थन कीजिएगा अगर अच्छा लगा बात तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समर्थन कीजिएगा और विरोध कीजिएगा, इसमें मैं फंसने को तैयार नहीं हूँ। सीधी बात मैं आपको कहता हूँ। सीधा सवाल है डॉक्टर साहब। सीधा मैं कह रहा हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल है, अगर मान लीजिए मैं राजनीति करने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि मैं दूसरे को गाली दूं। गाली देने की बात नहीं है। मैं राजनीति करने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि दूसरे के साथ मेरा विरोधाभास हो। मेरी राजनीति करने की पैमाना जो है, मेरा जो अंतर है। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल है जी, सीधा सवाल है। आप जनसुराज से हैं जी, आपको टिकट मिला है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नए लोग आए जी, उन्होंने अपनी बातें रखी, आपने अपनी बातें रखी। आपने कहा कि उनका प्लान आपसे बेहतर हुआ और आपको अच्छा लगा जी, तो आप उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। आपने दो लोगों का शायद यहाँ पे नाम लिया, पुष्पम प्रिया चौधरी और मिथिलावादी पार्टी, ठीक है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी तो पिछले 5-6 सालों से वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, ठीक है। तो चले हम लोग साथ मिल करके उनके पास चले, अगर उन्हें लगता है कि वो हमसे बेहतर काम कर। सीधा सवाल है मेरा, अगर वो हमसे अगर हम भी करें, अगर वो हमसे नहीं, मान लीजिए मिथिलावादी पार्टी के भी हैं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं चल सकती है, क्योंकि जो है वो पब्लिक के सामने अपनी बात से पलटेंगे नहीं ना। बिल्कुल नहीं पलट रहे हैं। आप कहे, आपने कहा, और मान लीजिए मिथिलावादी पार्टी के कोई कैंडिडेट आते हैं जी, उनका प्लान आपको लगता है कि आपके प्लान से बेहतर है जी, अपनी पार्टी को छोड़कर उसका समर्थन करेंगे। बना करके दे रहे हैं जिसमें हर परिवार को। हमारा ये कहे, आपका प्लान बढ़िया रहा तो आपका समर्थन करेंगे। आप एक बात समझिए, हम लाभ कार्ड बना करके दे रहे हैं और जितने टोटो वाले हैं, जितने टेम्पो वाले हैं, उनको हम वो सब कुछ समझे, जनसुराज के पैसे से, ठीक है। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, सब समझे। आप हमको सारी बात माने, आप हमको एक चीज बता करके रखिए कि अगर विरोधी पार्टी जो नए लोग आए हैं उनके पास इससे अच्छा प्लान हो और वो ये चीज सिद्ध करके दिखाए कि नहीं, मैंने ये कार्यान्वयन करना मैंने शुरू कर दिया है, मैंने इम्प्लीकेट करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित ही वो साधुवाद के लायक है। लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूं कि ये सब बातें हवा हवाई है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। अभी आपने कहा कि उनका प्लान बेहतर लगा तो आप बिल्कुल समर्थन करेंगे। तो अभी तो मैंने फिर पलट रहे हैं। अभी तो मैंने विरोध भी किया है कि अभी तक जो आप लगातार मुझे खगाड़ के पूछ रहे हैं, मैंने अभी तक आपको सिद्ध भी कर दिया कि मैं देख रहा हूं। मतलब सिर्फ बोलेंगे लेकिन करेंगे वही। नए लोगों में आप सिर्फ 2 लोगों को जोड़ रहे हैं भाई, और भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग। मैंने उदाहरण दिया, आपने दोनों उदाहरण का जवाब आपको दे दिया। नए लोगों में बहुत सारे नए पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो नया प्लान लेकर के आएंगे, क्यों नहीं उनकी बात सुनी जाए। ठीक है, किसी को मेरी कोई भी लगती है, कोई भी आदमी 2 मैंने एग्जांपल दिया, ABCD कोई भी आए, पढ़े लिखे अच्छे लोग आ गए और अपना प्लान बताते हैं, अपनी बात कहते हैं और आपको प्रभावित करते हैं। तो अगर सुनिए, अगर आपको सबसे बड़ी दुर्दशा ही यही है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं इस जगह पे आ गया हूं तो मेरी सारी कही हुई बातें, भले मुझे ज्ञान हो कि नहीं हो, चाहे वो सामाजिक हो,
चाहे वो कुल मिला के कहे तो आप अपनी बात से पलट गए। आपने जो कहा कि दूसरे लोग भी आएंगे और अच्छी, अगर उनसे प्लान बेहतर होगा तो आप उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर नए लोग आते हैं, अगर उनका प्लान हम लोगों के प्लान से बेटर होगा तो पहले तो हम लोग उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, अपने प्लान में मिलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप प्रवर्तक के तौर पे आइए और हमें ज्वाइन कीजिए और आप इम्प्लीकेट कीजिए। ठीक है। रही बात कि अगर आप अदर सोर्सेज से आते हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास प्लान है, प्लान सिर्फ दिमाग में नहीं चलता अभिषेक बाबू, मतलब इम्प्लीकेट करना, मतलब कुल मिला के हुआ कि अभी जो आपने कुछ देर पहले बात कही उससे आप पलट गए। चलिए, मतलब रहेंगे जनसुराज के साथ ही, जनसुराज के लिए ही कोई दूसरा बेहतर प्लान लेके भी आएगा तो सुनेंगे, अपने तरफ लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मानने को तैयार हो गया कि आपने कहा एक शब्द की सुनेंगे नहीं, उस प्लान को इम्प्लीकेट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जनसुराज प्रवर्तक उन्हें बनाया जाएगा, प्रवर्तक स्टार्ट उनके साथ नहीं जाएंगे, उनको साथ लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। राजनीति में सभी को थोड़ा सा अपना स्वार्थ भी होना चाहिए कि हम दूसरे का समर्थन क्यों करें, दूसरा हमारा साथ दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए भी अच्छा है, मान करे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि लोग आपके पास आए, आपको अपना प्लान बताएं और आपको अच्छा प्लान लगे तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उनको अपने साथ लाने का प्रयास कीजिए। और इससे पहले जो आपने कहा कि आप उसका समर्थन करेंगे, उस बात से आप हटे, ये भी अच्छी बात है कि आपको ध्यान आया कि नहीं हम तो जनसुराज में है। कैसे असहमत, बिल्कुल असहमत। आप बात को मोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि कोई भी अच्छा प्लान लेकर के आएंगे तो नहीं, आपने ये कहा कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे या राजनीतिक पार्टी से आएंगे। आपने 2 राजनीतिक पार्टी का भी नाम भी लिया। मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा ये भी 2 नहीं 10 आओ। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, ठीक है। उनकी पृष्ठभूमि आप भी जान रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि मैं भी जान रहा हूँ। तो एक गंभीर प्रश्न जो होता है वो मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया था। रही बात, आपने कहा, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि नए लोगों की बात हो रही है। नए लोग कोई प्लान लेकर के आते हैं। अगर कोई नया लोग ये कहने के लिए आता है कि भाई नाले का डिजाइन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए जिससे कि कम से कम यहाँ पे ड्रेनेज की सुविधा रहे। मिथिलावादी पार्टी को तो आप भी देख रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लड़ रहे हैं। तो क्या वो सब लड़ाई नहीं है कि बिहार की बात करना बात है, मिथिला की बात करना क्या सही नहीं है? मैं तो लगातार मिथिला के विकास की बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मिथिला के विकास नहीं होना चाहिए? मैंने दोनाड इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम लिया, मधुबनी का नाम लिया, हर जगह का नाम लिया। भाई मैं मिथिला के बेटा हूँ तो मिथिला के विकास की बात पहले करूंगा। पहले मिथिला का विकास आपके लिए प्राथमिकता है? मेरे लिए मेरे क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है। आप कह रहे हैं ना कि अगर आप दरभंगा से लड़ेंगे, लेकिन तो मेरे लिए दरभंगा के विकास प्राथमिकता है। आपके पार्टी की सरकार बनेंगे, उसके जो मुखिया हैं उनका जो क्षेत्र होगा तो उनके लिए वो प्राथमिकता होगा। भाई देखिए, जब भी मुझे क्षेत्र ने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है तो मेरी स्वतः जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं क्षेत्र के विकास की बात करूं, जिद करूं और सरकार से मनाऊं कि क्षेत्र का विकास हो, और ऐसा मैं करूंगा। अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? बिल्कुल। मिथिला की बात करेंगे? बिल्कुल। ब्राह्मणों की बात करेंगे? ब्राह्मण की बात करेंगे, सवर्ण समाज की बात करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। अभी तक फिलहाल ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल हम सबकी बात कर रहे हैं। आपको एक घटना में सुना देता हूँ। लेकिन टिकट मिलेगा तो आप सबकी बात करेंगे। चलिए, आपकी बात समझ गए, पहले सुन लीजिए। चलिए, आपका कोविड के समय में जो हम लोगों ने मदद का एक संस्था बनाया था, जो कि मेरे विदेशी बहुत सारे मित्र थे उसमें, शायद आपको याद होगा, मुझे ये पता नहीं है, विदेशी बहुत सारे मित्र थे। हम लोग एड लेकर के आए थे और बहुत सारे पैकेट्स वगैरह हम लोगों ने बंटवाए थे। उस समय में बहुत खर्चा भी लगा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि हमने ब्राह्मणों के बीच में बांटा कि सबको बांटा। आप इस प्रश्न का उत्तर खोज लीजिए। मुश्किल में पड़े हुए हर आदमी की मदद होगी, और जब वो आदमी मुश्किल में होता है तो वो सामने वाले जिससे वो मदद मांगता है उसकी जात वो नहीं पूछता है। तो ये कहिए ना कि आप सबकी बात करते हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण सामाजिक संस्थान में मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो इसको आप अगर निरी टारगेट लेकर के ये कीजिएगा कि आपने ब्राह्मणों के लिए किया है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं। ठीक है, हम समझ गए कि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव भी है और ब्राह्मण बहुल दरभंगा थोड़ा शहर भी है, क्षेत्र भी है, तो आपको ब्राह्मणों का वोट तो चाहिए ही, परंपरागत है, जाति का वोट। आखिर मैं ऐसा काम क्यों नहीं करूं कि ब्राह्मण का वोट ही नहीं, मुझे सर्वजात सबका वोट का समर्थन मिले और वोट मिले। मैं ऐसी प्रयास करूं ना कि सारा क्या ब्राह्मण या जाति की बात करना ये चुनावी स्टंट तो नहीं है ना आपका?
7 साल हो गए मुझे, 8 साल या 7 साल हो गए ये बात करते हुए, मतलब सामाजिक क्षेत्र में एक्टिविटी दिखाते हुए और ब्राह्मण संस्थान सबसे जुड़े हुए। तो अगर चुनावी ही रहता तो भाई इलेक्शन तो पहले भी बहुत हुए हैं, मैं उसमें क्यों नहीं लड़ लेता। लड़ने का मौका अब मिल रहा है ना। अब ये इस प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है कि जैसे मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मुझे लड़ने के लिए टिकट आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पहले भी राजनीति में सक्रिय था, अब भी राजनीति में सक्रिय हूँ, ठीक है। और ब्राह्मण मेरा एक निजी मामला है। चलिए, तो ब्राह्मण निजी मामला है, और जब ये आएंगे पावर में, टिकट मिलेगा, तो ये सब समाज की बात करेंगे। अच्छी बात है। और जो राजनीतिक परिवेश जरूरी है, अब बिल्कुल जाति को नकार दीजिएगा तो आप ही और पार्टी के साथ नहीं रह पाएगा। आपके इंटरप्रिटेशन से मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं करता हूं। जहां तक बात है, आप बात को तोड़ मरोड़ करके रखिएगा कि मैं ब्राह्मण के साथ हूं, तो मैंने ये नहीं कहा आप ब्राह्मण के साथ अभी हैं, अभी हैं। चुनाव के बाद, चुनाव के समय जब टिकट मिलेगा तो सबके साथ होंगे आप। मैं अभी भी सबके साथ हूँ। यानी कि आप खुद कह रहे हैं, आप या तो ब्राह्मण के साथ हैं या सबके साथ हैं। हम सबके साथ हैं। मेरी जाति ब्राह्मण है, इस बात पे मुझे गर्व है। मैं यही बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। मतलब अगर मंच से मौका मिला विधायक बनने के बाद, तो आप ब्राह्मण के हित की बात करेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में खड़े होकर के कहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और वो एक प्राथमिक जाति है मेरे लिए। उन्हें कहते हुए डर नहीं हुआ, तो उनसे थोड़ा बहुत प्रेरित होइए। कोई नेता, हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि भाई ब्राह्मण होना क्या अपराध हो गया? अगर ब्राह्मण होना इतना बड़ा अपराध हो गया तो भाई ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, चुनाव नहीं लड़ने दीजिए। आप कह रहे हैं कि जातिवादी वाली पॉलिटिक्स चल रही है। हम कहते हैं कि घोष जाति के आते हैं हमारे माननीय मोदी के नाम पर, अगर जात के नाम पर वोट देना रहता तो मोदी के नाम के जात का एक भी आदमी बिहार में है। मोदी जातीय समीकरण का ख्याल रख रहे हैं ना। मोदी जातीय समीकरण का ख्याल रख रहे हैं, ये बात आपको जानकारी है, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं तो बीजेपी वालों का डंका सुनता हूं कि सनातन जिंदाबाद, सनातन जिंदाबाद। तो आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। हर जगह टिकट में जाति का ख्याल रखा जाता है, जाति जनगणना भी मैं आपको खुला चुनौती देता हूं कि कोई भी पार्टी का लिखित कोई डॉक्यूमेंट ला करके मुझे दे दीजिए कि वो जातिगत बात करता है या वो प्राथमिकता देता है उसे। अगर वो करता भी है तो ये उसकी समस्या है। अच्छा, ये जन स्वराज की समस्या अच्छा, नहीं। एक चीज, आप जाति की बात खत्म कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल मेरा है। विधानसभा चुनाव जो हो रहा है या जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर से लेकर के नगर निगम, नगर निकाय तक के जो चुनाव होते हैं, तो वहां जो आरक्षण है, क्या उसको खत्म किया जाएगा? देखिए, आरक्षण जो है वो जरूरतमंदों को दिया गया है, ठीक है। जाति आधारित जाति आधारित आरक्षण को खत्म किया जाएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए ना। जरूरतमंद आरक्षण जो है, जाति आधारित आरक्षण जो है वो 50% दिया गया, लेकिन बाद में सरकार द्वारा ये महसूस किया गया कि अगली जाति में भी गरीब हैं, आसक्त हैं, जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, ठीक है। तो 10% इसे और EWSN के नाम से बढ़ाया गया। तो आरक्षण जो है वो पिछड़े का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ी जाति, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, आरक्षण उनकी जरूरत है, उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये खत्म किया जाए ऐसा संभव नहीं है। अभी आरक्षण चलने दिया जाए, क्योंकि हमारे देश की हालत अभी भी खराब है। अभी आरक्षण चलने दिया जाए। और जहां तक बात रही, जहां जाति खत्म की बात करने थे, तो जाति आरक्षण क्यों फिर? नहीं, जाति खत्म करने की बात हम कहाँ कर रहे हैं। जाति तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारा संविधान कहता है कि हम लोग जाति में बटे हुए हैं। जात पात आप नहीं करेंगे। देखिए, वस्तुतः व्यक्ति को सामाजिक संस्थानों में, सामाजिक पृष्ठभूमि पर जातिगत बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक बात है आरक्षण का मुद्दा हो गया, तो आप हमको बताइए ना कि अगर आरक्षण का मुद्दा लागू है तो आरक्षण का मुद्दा से कहाँ कहाँ लागू है आखिर आरक्षण का मुद्दा? ऐसा तो नहीं कि आरक्षण के मुद्दे से बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। सारे वर्ग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मतलब आरक्षण का समर्थन करते हैं। जातीय आरक्षण जो है अभी फिलहाल, देखिए, सामाजिक समरसता की बात करें, अगर पिछड़े वर्ग को साथ में लाना है, मैं मानता हूं कि आज तक की सरकार का ये फेलियर है कि 79-80 ईयर्स हो गए, अभी भी जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही हैं। अब एक ऐसी कार्यप्रणाली लाए जाए जिससे कि सारे सामाजिक जो भी पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आज के डेट में आरक्षण जरूरी है। यानी कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जात की बात नहीं, विकास की बात करते हैं, वहीं जो जातीय आरक्षण है उसको भी सही मानते हैं। चलिए, राजनीति है, हर तरह की बातें की जाती है, और देखते हैं जो बातें बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कितने
कितनी बातों को चरितार्थ कर पाते हैं डॉक्टर साहब और इनकी पार्टी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। चलिए फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप कीजिए इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।